तो बच्चों, सबसे पहले आपको जो काम करना है ना, वो इस चीज़ पे करना है कि दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ अ क्लाइंट। जब भी आप किसी क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको इवेल्युएट करना है, उसको दो कैटेगरीज में आप बांट लें। क्या ये क्लाइंट ऐसा है जो कई सालों से काम कर रहा है और इसने कंपनी अभी बनाई है एंड ही हैज शिफ्टेड हिज एग्जिस्टिंग बिजनेस इनटू अ कंपनी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, या एलएलपी, या जो भी इसने रजिस्टर्ड स्ट्रक्चर, पार्टनरशिप फर्म, या जो भी बनाए। और दूसरा आपको क्या देखना है कि अगर ये बंदे ने काम अभी शुरू किया है तो एक नया स्टार्टअप है, तो अकॉर्डिंगली आपको ना ये सेग्रीगेशन अपने माइंड में एक बना के रखना है जब भी आपने बात करनी है। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो इसका मतलब कि ये क्लाइंट ऐसा क्लाइंट है कि अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो ही और शी कैन बी आर प्रीमियम क्लाइंट, और ये जो सर्विसेज देगा ना, इसकी सर्विसेज हो सकता है खाली इसको आरओसी की रिक्वायरमेंट ना हो, इसको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी हो। तो मैं ये डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे क्लाइंट्स को ना आपने अलग से मार्क कर लेना है और अपने सीनियर से शेयर कर देना है। दे विल ओनली हैंडल दिस क्लाइंट। हाँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपने इसे हैंडल करना ही नहीं सीखना। आपने बात करनी है, बिजनेस के बारे में पूरा समझ लेना है और आपने बोलना है ठीक है सर, मैंने आपका रिक्वायरमेंट समझ लिया कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है, आप क्या काम कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ कि अपने सीनियर से, बिकॉज ये आपकी जो सर्विस चाहिए ये कस्टमाइज नेचर की सर्विस हमें प्रोवाइड करनी होगी, तो सारी डिटेल मैं एक बार ब्रीफ करके ना आपकी एक कॉल बैक अरेंज करा देता हूँ अपने सीनियर से। तो ही और शी विल अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड देन वी विल अकॉर्डिंगली टेक अप द असाइनमेंट। जो भी आपको बेसिकली सर्विसेज चाहिए रहेंगी वो हम सजेस्ट भी कर देंगे और कोटेशन भी अकॉर्डिंगली शेयर कर देंगे। तो ये हो गई उन क्लाइंट की बात जो प्रीमियम क्लाइंट है, ऑलरेडी कई सालों से काम कर रहे हैं, अच्छा खासा टर्नओवर है, काम बढ़िया हो रहा है उनका और चल रहा है। अब नए क्लाइंट में बात करते हैं। तो नए क्लाइंट में 90% केसेस में ऐसे लोग होते हैं जिनका अकाउंट ओपन तक नहीं होता, बैंक अकाउंट ही नहीं खुला होता। इस केस में आपको क्या करना होता है, क्लाइंट से समझना होता है कि इसका जो है अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो फॉर्म है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, INC 20A बोलते हैं उसको। तो INC 20A इसका फाइल हुआ है नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक फैसिलिटी होती है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, VP सॉरी VPD के नाम से। ठीक, आपने वहां पर जाना है, कंपनी का नाम, ईयर, ये सब डाल के आपने चेक करना है कि ये कंपनी कौन से साल में बनी है। वो आपने मास्टर डेटा से देख लेना है। मास्टर डेटा क्या होता है, VPD क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी हम आपको सिखाएंगे। इसके लिए सेपरेट एक अलग से वीडियो है जो MCA पोर्टल का ओवरव्यू, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से चेक करना होता है आपको व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट को। तो उसको आप ध्यान से देख लें, VPD कैसे चेक करी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने फिर क्लाइंट से आगे की कन्वर्सेशन इनिशिएट करनी है। अगर VPD आप जब देख रहे हैं उसके अंदर उसका ऑडिटर जो अपॉइंट हो रखा है, 881 फाइल है, उस केस में आपने क्लाइंट को बोलना है कि सर आपका ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंटेड है। अगर आप अपने ऑडिटर से सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें एक NOC लगेगी। NOC इज नथिंग बट अ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपके जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप उनसे शिफ्ट करते हैं। और एक फॉर्म होता है ADT3, तो 881 फाइल हो रखा है, VPD में दिख रहा है, ADT3 उससे फाइल कराना है क्लाइंट से, एंड देन वी कैन टेक अप दैट असाइनमेंट फर्दर। अब ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज आप जब कोई काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट से क्या बात करनी है। तो आपको मैं कुछ टूल्स दे रहा हूँ, कन्वर्सेशन टूल्स, जिससे आपको हेल्प होगी कि आप कहीं पर भी ना स्टक नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता होगी तो ये नहीं है कि कन्वर्जन नहीं होंगे, और कन्वर्जन अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपका सीनियर भी कर रहा है ना, उसका बेनिफिट भी आपको जो भी बताया गया होगा वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ADT1 हो गया, ऐसे एक फॉर्म होता है INC 20A, INC 20A बोलते हैं उसको, वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, वो देखना है। अगर वो भी फाइल नहीं हुआ तो इन फॉर्म्स की ना MCA कुछ पेनल्टीज लगाता है। तो ये जो पेनल्टीज होती हैं अब ये वेरी करती हैं ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से, और करंट डेट क्या चल रही है। तो अब आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, मार्क कर लेना है। क्लाइंट का कोटेशन बनाने के लिए आपने कैलकुलेशन जो है या तो खुद से आप एक बार समझ लें जो भी आपके असाइंड सीनियर है उनसे, या फिर कैलकुलेशन आपने सिंपल रखनी है। कैपिटल अगर 1 लाख रुपए तक है ऑथोराइज कैपिटल, तो उसकी गवर्नमेंट फी 300 रुपए है, प्लस इसमें एक चार्ट आपको दे देंगे हम। उस चार्ट में बेसिकली मेंशन है कि कितने टाइम्स फी लगती है अगर डिले हो जाता है। तो कोटेशंस जब आप शेयर करेंगे, पहली बात कोटेशंस आपको शेयर नहीं करनी है, कोटेशन आपको शेयर करवानी है अपने सीनियर से। बट क्लाइंट कन्वर्सेशन में ना इस चीज का आपको ध्यान रखना कि बताने की सर कुछ पेनल्टी हो सकता है आपको लगेगी, बट उसकी डिटेल में बैकएंड से चेक करा के आपको एक कोटेशन शेयर करा देता हूँ या करा देती हूँ। तो आप इतना बोल देंगे ना, ये भी बहुत होता है। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि हाँ, अगर डिले हुआ है किसी का 180 डेज से ज्यादा पीरियड ओवर हो चुका है और फॉर्म अभी तक फाइल नहीं हुआ INC 20 है, तो पेनल्टी तो लगनी ही है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और करंट डेट में अगर 180 दिन से ज्यादा का गैप है, उस केस में वो पेनल्टी वाला केस है। तो आप जब सीनियर को दे रहे हैं तो आप साथ में ये बता भी दें कि इसकी इनकॉर्पोरेशन डेट ये है और आज की डेट ये है, तो इसमें डेज इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो आपका सीनियर अकॉर्डिंगली उसकी भी हेल्प हो जाएगी, उसको सर्च करने में टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन करने में टाइम कम लगेगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब भी हम काम करते हैं तो उसको थोड़ा एफिशिएंट वे में करें, है ना। जो काम आप अपनी साइड से पूरा करके दे सकते हैं वो आप करें, और जो काम सीनियर का करना है वो सीनियर करेगा। जितना अच्छे से आप ये काम करेंगे, यही चीज़ें आपको आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम आएंगी, जब आप किसी और कंपनी में या किसी के लिए या खुद के लिए जब भी अगर आप काम शुरू करेंगे तो अब
जो मेन चीज़ इसमें थी इस डिस्कशन में वो ये थी कि ROC LLP की कंप्लायंस की मैं बात कर रहा था, और इनिशियल क्लाइंट जो आ रहा है, प्रीमियम क्लाइंट है या न्यू क्लाइंट है, डिपेंडिंग आपने सेग्रीगेट करके उसकी लेट फी ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके आपने कोटेशन उसको भिजवानी है। वो चले गई, आपके पास अपडेट आ गई, कोटेशन चलेगी, तो क्लाइंट का ना फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बार बार कॉल करके फॉलो अप नहीं लेना है। कोशिश ये करें कि जो फॉलो अप ले रहे हैं, फॉलो अप आप व्हाट्सअप के थ्रू ले लें या ईमेल के थ्रू ले लें, या आप सीनियर को बोल दें कि मैं फॉलो 4 बार ले चुका हूँ इनका, व्हाट्सएप पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हर दूसरे या तीसरे दिन क्लाइंट को आप मैसेज कर सकते हैं। डेली बार बार रिपीटेटिवली मैसेज नहीं करना, किसी को फोर्स नहीं करना, हरास नहीं करना, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, वी आर जस्ट हेल्पिंग क्लाइंट इन गेटिंग कंप्लायंट, वी नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ये खाली मैं आपको अभी इस काम की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं लाइफ की बात बता रहा हूँ। जब आप काम करते हैं ना, आपके पास खुद भी कितने कॉल आते हैं, लोन वालों के, क्रेडिट कार्ड वालों के, बहुत लोगों के कॉल आते हैं, तो आप बहुत परेशान होते होंगे उनसे, राइट। बट अगर वही चीज़ एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अगर आपको भेजता है कोई, और आप अगर रिस्पॉन्स उसे नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि इंटरेस्टेड नहीं है। 4 बार मैसेज कर दिया तब भी कोई जवाब नहीं आया। अगर कोई जवाब आया तो इंटरेस्टेड है, तो कॉल करके क्यों किसी को परेशान करना, उसका टाइम भी खराब करना, है ना। ज़्यादा कॉल नहीं करनी है आपने, एक बार कॉल करनी है, क्लाइंट ने फोन नहीं उठाया तो आपने अपनी कंपनी की प्रोफाइल, मैसेज जो भी आपको दिया जाएगा, वो सेट आउट डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपने भेज देनी है। क्लाइंट को इंटरेस्ट होगा तो सामने से खुद रीच आउट करेगा, और जिस क्लाइंट ने आपसे कन्वर्सेशन करी है, इंटरेस्ट शो किया है, उसको भी आपको अपडेट्स के मैसेज भेजने हैं, बट व्हाट्सएप पे भेजने हैं, कॉल ज़्यादा नहीं करनी है। हाँ, क्लाइंट खुद सामने से बोलता है कि मुझे कॉल कर लो, इतने बजे की कॉल अरेंज करा दो, तो अकॉर्डिंगली आपने या तो खुद से कनेक्ट कर लेना है या सीनियर को आगे केस दे देना है कि आप इनसे बात कर लीजिए, दे आर इंटरेस्टेड टू गेट आवर सर्विसेज। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं कंपनी ROC की जब बात कर रहा हूँ, इसमें जो एडिशनल चीजें हैं, जैसे क्या है, कंपनी जब बनती है ना, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल 2022 में जो कंपनी बनी है, 31 मार्च 2022-23 तक जो कंपनी बनी है, तो मतलब ये जो 12 महीने की विंडो है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस विंडो में जो भी कंपनीज बनती हैं, इनको कुछ चीजें जरूरी है करनी। जैसे इनको डायरेक्टर KYC, जो भी डिन नंबर्स बने हैं ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, उसकी डिन KYC करानी जरूरी होती है। इनको एनुअल कंप्लायंस करनी जरूरी होती है, जैसे AOC 4 फाइल करना जरूरी है, MGT 7 या 7A फाइल करना जरूरी है। और आपके पास जो कंपनीज या इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी वो प्राइवेट लिमिटेड या 1% कंपनी की ही ज्यादा आएगी। तो उस केस में क्या है कि जब आप इनको पिच कर रहे हैं, तो आपने ये समझ लेना है कि वही सेम सेग्रीगेशन कि क्लाइंट का बिजनेस एग्जिस्टिंग था, इसने प्राइवेट लिमिटेड या OPC बनाई है, ये नया बिजनेस कर रहा है। अगर नया बिजनेस भी कर रहा है, हर केस में आपने समझ लेना है कि टर्नओवर ट्रांजैक्शन जो है ना, वो क्या है। टर्नओवर और ट्रांजैक्शन हमेशा क्लाइंट से आपको पूछनी है बिफोर शेयरिंग एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अगर टर्नओवर और ट्रांजैक्शन उसका 0 है, तो क्लाइंट, इसका मतलब नया स्टार्टअप है, उससे हमें ज्यादा चार्जेस नहीं लेने, उसकी बेसिक मैंडेटरी कंप्लायंस में जितनी हम सपोर्ट कर सकते हैं वो कर देनी है, जिससे कि उसकी कंपनी चलती रहे। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और अगर क्लाइंट का बिजनेस अच्छा खासा है, टर्नओवर है, ट्रांजैक्शन है, उस केस में भी हम ओवरचार्ज कभी नहीं करते किसी क्लाइंट को। आपको भी उस तरह से ही उससे बात करनी है कि हाँ, मार्क कर लिया आपने कि ये क्लाइंट अच्छा है, इसका बिजनेस है, टर्नओवर है, ट्रांजैक्शन है, बट अकॉर्डिंग टू हिज बिजनेस, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स और हर नीड्स, GST है, इनकम टैक्स है, उसकी TDS फाइलिंग होनी है, उसकी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी होनी है, उसकी PFSI की फाइलिंग होनी है, जो भी सब फाइलिंग्स है वो आपके सीनियर की कन्वर्सेशन के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा, आप फॉलोअप ले रहे हैं, आपने वो क्लाइंट दिया है, बेनिफिट डेफिनेटली आपको उसका भी मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी क्लाइंट को आप लेके आ रहे हैं, आप रेफर कर रहे हैं, और सिर्फ रेफर ही नहीं करना, आपने पूरा क्लोजर तक उसमें हेल्प करनी है, तभी ही आपको उसका जो भी बेनिफिट होगा, उसकी कोटेशन जो भी जाएगी, जो पेमेंट वो करेगा, तो इनिशियल पेमेंट का हमेशा आपको कुछ परसेंटेज जो भी एग्री हुआ होगा वो आपको मिलेगा उस केस में। ठीक, अब बात करते हैं अदर सर्विसेज की। अब जैसे आप ROC पिच कर रहे हैं, तो उस केस में स्टार्टअप इंडिया भी हो सकता है, क्लाइंट ने ना ले रखा हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ROC मान लो क्लाइंट ने किसी और से लिया, बट स्टार्टअप इंडिया उसने अभी तक नहीं लिया। आपको तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में पता है ऑलरेडी, क्योंकि वो तो आप, मैंने एक और वीडियो डाला है, आपने वो डेफिनेटली सुना ही होगा, या इस वीडियो की कंटिन्यूस में सुन रहे होगे आप। तो अगर आपको स्टार्टअप इंडिया के बारे में क्लाइंट को पिच करना है, तो आप कर सकते हैं। आप और सर्विसेज के बारे में कर सकते हैं। आप लीगल सुविधा की वेबसाइट पे जाइए, अगर आप एक होनहार बच्चे हैं, आप सारी सर्विसेज पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, आप कोई भी सर्विस पिच कर सकते हैं। फोकस इन 4 सर्विसेज पे ही है, ROC कंपनी, ROC LLP, स्टार्टअप इंडिया और इनकम टैक्स रिटर्न। बट इनके अलावा भी आप कोई सर्विसेज पिच कर सकते हैं और उसमें कोई रोक नहीं है आपको। ठीक है, फोकस इन 4 पे करोगे तो एटलीस्ट आप कुछ चीज़ अच्छे से सीख जाओगे। बट अगर आपके कैपेबिलिटी है, टाइम है और एफर्ट लगाना चाहते हो, इकोसिस्टम में घुसना चाहते हो, पूरी कंप्लायंस की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो, तो देयर इज नो हार्म इन दैट, यू कैन डेफिनेटली पिच ऑल अदर सर्विसेज एज वेल। तो अब ROC कंपनी की मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दी, पिच कैसे करना है। अब मैं उस पर आऊँगा, और जब मैं पिच करने की बात करूँगा तो बड़े ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है। देखिए, मैं क्लाइंट हूँ और आप कंसल्टेंट हैं। आप मेरे पास आए, आपने मुझे कॉल किया कि सर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो फलानी डेट को बनी है, तो अगर आपने इसमें कंप्लायंस अभी इनिशिएट नहीं किया तो आपको कर लेनी चाहिए। तो पहले तो आप जब मुझे कॉल कर रहे हैं ना, VPT देख के कॉल करो, सिंपल।
बीपीडी में अगर इस बंदे का ADD1 फाइल्ड है ऑलरेडी, उस बंदे को कॉल करो ही मत, अपना दिन शुरू कभी ऐसे लोगों से करो ही मत। दिन शुरू करो उन लोगों से जिनका ADD1 फाइल नहीं है। INC20 फाइल है, कोई बात नहीं। ऑडिटर अगर अपॉइंटेड ऑलरेडी उसका है तो हमें उससे बात करनी ही नहीं है अभी, और करनी भी है ना तो ROC की बात नहीं करनी है हमें। स्टार्टअप इंडिया की सर्विस या हम ITR फाइलिंग की सर्विस या कोई और सर्विस उसको दे सकते हैं, बट ROC की सर्विस तो नहीं देनी। पहली चीज़, ये गोल्डन रूल बता रहा हूँ आपको। टाइम बचेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आप जब किसी से बात कर रहे हो ना तो आपको पता भी लग जाएगा कि इस बंदे को मुझे क्या पिच करना है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर उसका ऑडिटर अपॉइंटेड नहीं है, उस केस में आपने देखना है कि कंपनी कब बनी है, ऑडिटर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या है कि वो ऐसा क्लाइंट है कि उसको ना पता ही नहीं है कि कंप्लायंस क्या है या क्या नहीं है। आपने उसी क्लाइंट पे ROC, कंपनी की जो ROC फाइलिंग है उसके लिए आपने मेहनत करनी है। आपने पहले उसको समझना है यही सब चीज़ें कि सर आपका टर्नओवर क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन क्या है, आपके पास GST नंबर है या नहीं है, GST है तो उसकी फाइलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, आपने जो है ऑडिटर क्यों नहीं अपॉइंट कर पाया आप अभी तक, आपका डिजिटल सिग्नेचर आपके पास है या नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं पूछनी है आपने, ठीक है, बट कन्वर्सेशन में पहले उसके बिजनेस के बारे में समझना है। तो कन्वर्सेशन ऐसे चलेगी, ये सेकंड गोल्डन रूल बता रहा हूँ। आपने पहले क्लाइंट्स का डेटा तो आप देख के गए हैं, आपने बोलना है कि सर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने अभी तक अपनी कंप्लायंस इनिशिएट नहीं करी है, तो मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ लीगल सुविधा टीम की तरफ से। आपको अगर कोई सपोर्ट या हेल्प चाहिए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को 2 मिनट अगर स्पेयर कर सकते हैं तो आप अपने बिजनेस के बारे में भी बता सकते हैं कि आप बिजनेस में अभी क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। अगर कहीं हेल्प या सपोर्ट हमारी चाहिए होगी, जैसे स्टार्टअप इंडिया या कोई और गवर्नमेंट स्कीम जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग भी प्रोवाइड करती है, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या किया, कंप्लायंस और गवर्नमेंट फंडिंग दोनों चीज़ें पिच कर दी। अब ये पिच करने से बेनिफिट क्या होगा, क्लाइंट को लगेगा कि उसके बिजनेस के बारे में आप बहुत हेल्पफुल लगेंगे उसको, तो हो सकता है कि क्लाइंट आपसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहे। कन्वर्सेशन अगर वो आगे बढ़ाना चाहे, उस केस में आपने क्या करना है, आपने उस क्लाइंट के बिजनेस के बारे में समझना है, बिजनेस की एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो इससे आपके लिए ये बेनिफिट होगा कि आप बिजनेस के बारे में समझेंगे कि बिजनेस कौन सा कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यही इस इंटर्नशिप का आपके लिए बेनिफिट है बीइंग अ स्टूडेंट, कि आप अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि अगर आप दिन में 50 कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिव कॉल्स की बात कर रहा हूँ जिसमें आपकी बात हो रही है लोगों से। अब ये 50 कॉल में से अगर आप 5 क्लाइंट भी रोज के कन्वर्ट कर लेते हैं, पहली बात तो आपका अच्छा खासा तो कमीशन बनता है, वो एक अलग ही चीज़ है। बट जो सीखते हैं, 50 बिजनेस से रोज बात कर रहे हैं, और मान लीजिए आप ये काम 20-22 दिन में कर रहे हैं महीने के, तो 20-22 दिन में आपने कितने लोगों से बात की। 20 दिन में अगर 50 लोगों से आप बात करते हैं तो आपने कितने लोगों से बात की, बताइए, कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। इतने लोगों से आपको बात करने को मिलती, कहीं कोई बताता आपको, ऐसे अंडरस्टैंडिंग देता, प्लस लाइव सेशन भी आपके लिए आपको रोज हम बताएंगे। तो कितना फायदा है इस इंटर्नशिप का। आपने घर बैठे बैठे आपने ये काम करना है, आपको कितनी तरह के बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं। सर्टिफिकेशन तो मिल ही रहा है, अर्निंग भी आपकी हो रही है, बट लर्निंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब आप जॉब करेंगे, या हो सकता है आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या आप स्टार्टअप कंसल्टेंट ही बनना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपको कितना फायदा होगा इसका, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को समझें। तो ये सेकंड गोल्डन रूल था कि क्लाइंट कन्वर्सेशन जो आपने करनी है ना, क्लाइंट को हमेशा ये दिखना चाहिए कि क्लाइंट के लिए आप कितने बेनिफिशियल बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली ही क्लाइंट आपसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहेगा। चलिए अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कि टेक्निकल कन्वर्सेशंस क्या होती हैं। टेक्निकल कन्वर्सेशन बेसिकली कुछ ड्यू डेट्स जो चार्ट में मेंशन होंगे, आपको एक चार्ट दिया जाएगा, उसमें ड्यू डेट्स और फॉर्म सब मेंशन होंगे। अब जैसे कोई क्लाइंट का ना आप पूछ सकते हैं कि सर आपका कोई डायरेक्टर लोन तो नहीं है। क्लाइंट बोलता है डायरेक्ट लोन क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर कंपनी के लिए कुछ खर्चे ऐसे जो आपने खुद के कंपनी के लिए कुछ खर्चे ऐसे जो आपने खुद के अकाउंट से किए हो। अब क्लाइंट बोलता है कि हाँ मैंने खुद के अकाउंट से कुछ खर्चे तो किए हैं। अब उस केस में क्या होता है, मेजरली ना 90% केसेस में ना ये चीज़ ना पूछता ही नहीं है कंसल्टेंट। ऑनलाइन वाला तो बिल्कुल नहीं पूछता कि सर आपने कंपनी के जो खर्चे किए हैं वो खुद के नाम से किए हैं, नहीं किए हैं। अब जब उसने जैसे ये बात बोली तो आपने बोला कि सर इसका ना बेनिफिट ले सकते हैं। आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए भी खर्च किया है ना, तो आपके 30,000 रुपये बच जाएंगे उसमें से। वो कहेगा कैसे बच जाएंगे। जब आपने पैसे की ये बात कर दी तो क्लाइंट आपको तो छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि नॉलेज दिख गई उसको। अब इसमें क्या है, इसमें आपने ना छोटी सी चीज़ करनी है। आपने बोला कि सर एक ना फॉर्म होता है जिसकी 30 जून ड्यू डेट है, उसका नाम है DPT3, डिपॉजिट 3 बोलते हैं। चार्ट में आप देखेंगे वो मेंशन है। तो सर DPT3 आप फाइल करके ना क्लेम कर सकते हैं कि आपने कंपनी के बिहाफ पे ये सब खर्चे किए, डायरेक्टर लोन के रूप में वो माना जाएगा। और कंपनी का जब हम फाइनेंशियल फाइल करेंगे ना, तो उसमें लॉस हो जाएगा उतने का कंपनी को, या वो एडजस्ट हो जाएगा आपके प्रॉफिट से। और उसके बेसिस पे ना बेनिफिट ये होगा सर कि जब आपके जो भी रीइंबर्समेंट होंगे या खर्चे होंगे ना, तो उस केस में ना कंपनी जब रीइंबर्स करती है ना आपको, तो वो लोन हट जाता है, मतलब फ्यूचर पीरियड में जब जाएंगे। अब ये टेक्निकल डिस्कशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी है आपने, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एक्चुअली, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं डिटेल में चला जाता हूँ। बट आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को बताना है DPT3 के बारे में। क्लाइंट ने इंटरेस्ट शो किया तो आपने उसको प्रपोजल भिजवा देना है, और आगे का काम आपका सीनियर अपने आप देख लेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, ये थर्ड गोल्डन रूल था। क्लाइंट को हमेशा जब आप अपनी नॉलेज या स्किल्स दिखाते हैं ना, तो हमेशा वो आपको ज़्यादा प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन टू अदर। तो ये लाइफ में आपके लिए लेसन है कि क्लाइंट जो भी है, पहली बात
क्योंकि ये सर्विस है, सर्विस में ना वैल्यू एडिशन दिखना जरूरी है। तो आप जब बात कर रहे हैं ना, तो आपकी वैल्यू एडिशन कितनी है क्लाइंट के लिए, उसके बेसिस पे ही वो शॉर्टलिस्ट करेगा आपको कि हाँ उसने आपसे काम कराना है। बिकॉज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, बट आप दूसरों से अलग कैसे हैं? दूसरों से अलग आप ऐसे हैं कि आप उसको वो चीज़ बता रहे हैं, कोई दूसरा लोग नहीं बता रहे हैं उसको। क्लाइंट को ये पता ही नहीं लगेगा कि आप ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हैं। तो ये एक पहला स्टेप है स्टार्टअप कंसल्टेंट बनने का, ठीक है, जो आप इस इंटर्नशिप के थ्रू कर रहे हैं। अगर ये काम आप 1, 2, 3 साल करते हैं तो आप अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। ये भी एक स्ट्रीम ओपन हो जाता है आपके लिए। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अभी 25 से 30 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और लगभग 10 से 12 करोड़ लोग बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में। ये काउंट जो है ना, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा आने वाले 10 साल में, ठीक है, हो सकता है ट्रिपल भी हो जाए। तो ये ना अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये इंटर्नशिप ऐसी नहीं है कि आपने बस कर लिया और सर्टिफिकेशन मिल गया। इसको पूरा जोर लगा के पूरी मेहनत से करो, ठीक है। हमारी वेबसाइट को आप 10-10 बार पढ़ो दिन में, जो चीज़ समझ नहीं आ रही अच्छे से पढ़ो, ठीक। देखो, अगर नॉलेज के लिए भी कर रहे हो, अगर पिच नहीं भी कर पा रहे हो ज़्यादा, उस केस में भी क्या है, आप कुछ सीख के तो जाओगे। और अगर पिच कर रहे हो तो फिर तो आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, नॉलेज भी मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, प्लस आपको एक अच्छा अमाउंट भी आप अर्न कर पाएंगे, ठीक। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये किस तरह से लेना है, ठीक है। तो मैं वापस आ रहा हूँ, ये आरओसी कंपनी में आपने बस इससे ज़्यादा आपने कोई मेहनत नहीं करनी, इतनी मेहनत बहुत है अभी के लिए। हाँ, क्विज ज़रूर अपीयर करना है आपने। क्विज में अगर आप क्लियर कर लेते हैं, डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू ऑन योर इंटर्नशिप शॉर्टलिस्टिंग, कि आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए। एक इंटरव्यू होगा, क्विक इंटरव्यू के बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन 45 डेज से 60 डेज तक की ही रहती है इसमें, ठीक। और ये समर इंटर्नशिप की तरह होती है, वैसे विंटर में भी रहती है, बट समर में ये ज़्यादा हम प्रोवाइड करते हैं। मई जून में, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 मंथ्स में जो है इंटर्नशिप अवेलेबल रहती है, ठीक। अब मैं वापस आता हूँ अपनी दूसरी सर्विस पे। तो ये तो आरओसी की सर्विस हो गई थी बेटा। अब दूसरी सर्विस स्टार्टअप इंडिया का एक ओवरव्यू बेनिफिट्स का और क्या चीज़ें हैं वो हम दे चुके हैं, बट कन्वर्सेशन आपको किस तरह से करनी है वो इंपॉर्टेंट है इसमें भी। देखिए, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको 1 अप्रैल 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है ना, वो तो लिमिटेड ही रह सकती हैं, वो लिमिटेड इंक्रीज होंगी, क्योंकि अभी सब चीज़ ऑटोमेट हो रही है, एआई आ गया है, एमएल आ गया है। तो क्या है कि अब गवर्नमेंट को जब जॉब जनरेट करनी है तो वो बोल रहे हैं कि आप स्टार्टअप शुरू करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इंक्यूबेटर उन्होंने लगभग 100-150 इंक्यूबेटर अपॉइंट कर दिए। सीड फंडिंग की वो फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर 2 साल से पुराना स्टार्टअप नहीं है, ठीक है। अगर 2 साल के अंदर अंदर आपका स्टार्टअप बना है तो आप सीड फंडिंग भी ले सकते हैं गवर्नमेंट से, 50 लाख से 70 लाख तक की। उसके बाद आपको कुछ ऑनलाइन क्रेडिट्स दे दिए, बेनिफिट्स दे दिए। तो ये जो क्रेडिट बेनिफिट, इसका भी पोस्टर आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेना उसमें से कि AWS के इतने क्रेडिट्स मिल रहे हैं, जोहो पे इतने क्रेडिट मिल रहे हैं। तो AWS के क्रेडिट से ऑनलाइन प्रेजेंस बन सकती है, जोहो क्रेडिट से बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, ऐसे ही IVR फैसिलिटी के क्रेडिट से कॉलिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्टअप को जब इतनी सारी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्लस सर्टिफिकेशन जो मिल रहा है वो अगर जेम पोर्टल पे लगता है तो टेंडर में प्रायोरिटी मिल जाती है स्टार्टअप को। जब इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट सपोर्ट करके दे रही है, और एक स्टार्टअप मान लीजिए 5 से 10 लोगों को भी अगर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, अभी 1 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, जिस दिन ये 1 लाख से काउंट 10 लाख 15 लाख तक पहुंच गया, जो कि आने वाले 5-6 साल में पहुंच ही जाएगा, तो आप देखिए कि करोड़ ऑफ जॉब तो इसी इनिशिएटिव से ही जनरेट हो रही है, क्योंकि सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम को। डेफिनेटली फिर वही बात आ गई जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि स्टार्टअप कंसल्टिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेन इन द फ्यूचर। अभी लोग इसको जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और ये एक जर्नी है, ये नहीं है कि आपने एक सर्टिफिकेशन कर लिया या एक इंटर्नशिप कर लिया आप कंसल्टेंट बन गए। ये एक जर्नी है जिसमें आपने रोज आप कोई नया चैलेंज फेस करेंगे, रोज आप कोई नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको चीज़ें जो है ना, जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए, तभी ही आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो स्टार्टअप इंडिया के भी जो सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स हैं आपको क्लाइंट को बताने हैं। अगेन, यहाँ पर भी आपने क्लाइंट का जो बिजनेस है उससे समझना है, समझने के बाद ही आपने उसको बताना है कि उसके लिए कैसे रेलेवेंट हो सकता है। जैसे कोई ट्रेडर मैन्युफैक्चरर है और वो टेंडर सप्लाई करता है, तो जेम पोर्टल में भी रजिस्टर करके स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट लगा के उसके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स कैसे हैं कि आत्मनिर्भर स्कीम होती है, उसके अंडर उसको प्रेफरेंस मिलेगी जब वो टेंडर में अप्लाई करेगा। उसके बाद एक दूसरी स्कीम है, वो स्कीम ये है कि जैसे ही मिनिमम 20% ऑर्डर जो है वो नए स्टार्टअप को देती है गवर्नमेंट, ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ केसेस में ना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी ना रिफंड मिल जाता है। देखिए, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इस इनिशिएटिव के मुताबिक उनको करना क्या है, स्टार्टअप को मोटिवेट करना है। बेसिकली आप अगर एक स्टार्टअप अगर खड़ा करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं एज एन गवर्नमेंट, तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज क्या है कि आज की डेट में ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स जो है धीरे धीरे वो एडमिन वाले काम और ये सब काम ना कम होते चले जाएंगे। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ रही है ना, चैट जीपीटी आप लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो क्या है कि अब अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी और जो रेपिटेटिव तरह के काम है, रेपिटेटिव नेचर के काम है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी ऑटोमेशन काफ़ी हद तक हो गई हैं, कुछ ऑटोमेशन का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, तो ये सब कंसिडर करते हुए ना आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जैसे मार्केटिंग, सेल्स, ये स्किल्स ना आपकी कभी भी रिलेवेंट नहीं हो सकती,
ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो एक रिलेशन बनता है आपका क्लाइंट के साथ। आप किस तरह से उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर किस तरह से उसको अपनी बात समझा रहे हैं, ठीक।